नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 24 जून 2023 के इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लेक्चर्स देख रहे होंगे एंड सारे लेक्चर्स का अच्छे से अच्छा फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो क्योंकि सैटरडे तो कहीं ज़्यादा न्यूज़ तो है नहीं है आज के न्यूज़पेपर में, बट हाँ, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं हम सबको कवर करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लग रहा है एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और भी लोगों को रेकमेंड करें जिनको इस वीडियो से फ़ायदा हो सकता है। और दोस्तों, ये चीज़ है कि वीडियो ये लेट आ रहा है। 24 जून का सैटरडे का वीडियो मंडे आ रहा है क्योंकि अगेन मैं कुछ ट्रैवल वगैरह कर रहा था कुछ काम से। तो आप ये चीज़ तो मान के चलिए कि हाँ, कभी अगर ऐसा डिले होता भी है तो लेक्चर ज़रूर आएगा, वो चीज़ तो है। लेक्चर कभी मिस नहीं होगा। इस बार मैंने देखा आपने पेशेंस के साथ आपने भी रुक के इस चीज़ का वेट किया, वीडियो का वेट किया। अच्छा लगता है जब आप भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हो कि भाई हाँ, मैं वीडियो तो अपलोड करूँगा ही। तो और अब जैसे कि मैंने पहले ही बोला है कि वीडियो अगर 1-2 दिन लेट से आता भी है तो न्यूज़ का रेलेवेंस नहीं खोते हम, क्योंकि न्यूज़ तब भी इम्पॉर्टेंट था, आज भी इम्पॉर्टेंट है। कई सारे न्यूज़ का फॉलोअप न्यूज़ नहीं आता है तो वो उस डे के लिए पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फिर मैं फॉलोअप न्यूज़ नहीं आएगा तो मैं डिस्कस कैसे करूँगा। कई सारे न्यूज़ का फॉलोअप चलता रहता है तो आपको प्रीवियस न्यूज़ देखा होना चाहिए, तब जाके वो नेक्स्ट डे का न्यूज़ कवर हो जाता है। मैं रिकैप करा देता हूँ प्रीवियस न्यूज़ का कई बार, बट कई बार नहीं भी हो पाता ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम। तो आप भी इस चीज़ का ये करिए कि आप जैसे मैं लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ, आपके पास जब भी टाइम मिले आप ज़रूर लेक्चर ज़रूर इस चीज़ को देखिएगा। ये ऐसा नहीं कि आप 23 जून के बाद आप फिर डायरेक्ट 26 जून देख लिया एंड देन 24-25 का आप देखे ही नहीं। तो ऐसा मत करिएगा, लेक्चर सारे देखते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। डार्क क्लाउड्स ऑफ कोर्शन इन इंडो पैसिफिक रीजन। मोदी जो है एड्रेस किया अभी यूएस कांग्रेस को। काफ़ी ज़्यादा अच्छा विजिट था मैं तो कहूँगा, और ये फ्रूटफुल विजिट था। इस विजिट के ऊपर मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा, कुछ 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा। एक बार मेरे पास कोई एक अच्छा आर्टिकल आ जाए जिसमें कई सारे एस्पेक्ट्स जो है वो डील किए हुए। ऐसे तो देखिए इकोनॉमिक टाइम्स से रोज आर्टिकल्स आते रहते हैं, एडिटोरियल्स आते रहते हैं, बट मैं ये चाहता हूँ कि आपको एक ही वीडियो पे सब चीज़ मिल जाए, ताकि आपको रोज़ माथा नहीं मारना पड़े कि भाई मोदी के विजिट में क्या हुआ था, यूएस के विजिट में क्या हुआ था, इस सब चीज़ का माथा नहीं मारना पड़े। तो मैं उस पर एक दूसरा एक वीडियो तो लेके आ ही जाऊँगा, अपने चैनल में अपलोड कर दूंगा। बट अभी के न्यूज़ अगर देखेंगे तो इसमें ये कि डार्क क्लाउड्स ऑफ कोर्शन इन इंडो पैसिफिक रीजन, मोदी इंडिकेट कर रहे हैं चाइना को कि भाई चाइना का जो ग्रोइंग जो इन्फ्लुएंस है इंडो पैसिफिक में वो बढ़ते जा रहा है। छोटे मोटे कंट्रीज उनके चपेट में आ रही है, चाहे वो डेट ट्रैप का हो, चाहे वो फिर बॉर्डर डिस्प्यूट के कारण हो। तो इस चीज़ को यूएस और बाकी लाइक माइंडेड कंट्रीज जैसे कि इंडिया, उनको इंडो पैसिफिक रीजन को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने कहा है। ओएमसी पिक राइट इश्यूज एंड प्रेफरेंशियस रूट्स। देखिए, राइट इश्यूज क्या होता है, आप नए इन्वेस्टर को अपने शेयर ऑफर करने से, सपोज मान लो एक कंपनी एग्जिस्टिंग है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, वो अपने नई कंपनी वो अगर नए शेयर्स इशू कर रहे तो वो पहला हक जो है वो एग्जिस्टिंग शेयर्स को देना चाहते, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देना चाहते हैं। वो ये चीज़ बोलते हैं कि भाई अभी मेरा मार्केट प्राइस मान लो 3,000 रुपये है, तो आप मेरे से 2600 रुपये में खरीद लो अपना ये मेरे से शेयर्स। क्यों देते हैं भाई, एग्जिस्टिंग शेयर्स है, शेयर होल्डर्स है, लॉयल है वो हमारे लिए, तो हम उनको डिस्काउंटेड प्राइस में शेयर इशू कर देते हैं। मान लो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स सब्सक्राइब नहीं करते, तब जाके फिर उन लोग क्या करते, नॉर्मल शेयर होल्डर्स को जो आउटसाइड दी कंपनीज है उन्हें ऑफर कर देते हैं। फिर प्रेफरेंस इशू क्या होता है, प्रेफरेंस इशू वो होता है जब हम एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर इशू करते हैं। मतलब एक होता है इक्विटी शेयर, मतलब वो कंपनी में सबसे लास्ट वो होता है इन टर्म्स ऑफ कंपनी के ऊपर राइट जताना। सबसे पहले जैसे बॉन्ड होल्डर्स का राइट रहता है, या सबसे पहले जब सिक्योर होल्डर्स लोग, सिक्योर लेंडर्स का राइट होता है, फिर उसके बाद अनसिक्योर लेंडर्स का राइट होता है, फिर उसके बाद अलग अलग ऐसे ऐसे कैटेगरीज होते हैं। अगर शेयर्स की बात करें तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स का राइट होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आप पैसा पहले लौटाओगे कंपेयर टू इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फिक्स डिविडेंड पे करते हैं, वो लोग वो मतलब फिक्स डिविडेंड उनको पे किया जाता है हर साल। उनका कंपनी पे कोई राइट नहीं होता एज सच, वो लोग राइट एज इन कंपनी पे वोट वगैरह नहीं डालते, बट हाँ कंपनी अगर डिस्पोज ऑफ करे, लिक्विडेट करेगी, तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा मिलेगा, बचा कुचा फिर इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। तो ऐसा होता है प्रेफरेंस शेयर का कॉन्सेप्ट। तो अभी ओएमसी कंपनी क्या कर रही है, राइट इशू की तरफ जा रही है। क्यों? क्योंकि भाई राइट इशू प्रेफरेंस शेयर इशू की तरफ जा रही है, क्योंकि भाई अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को अगर आप
और दे रहे हो तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का जो राइट है वो डाइल्यूट नहीं होगा। प्रेफरेंस शेयर्स में मैंने आपको बताया था उनका राइट टू वोट होता नहीं है, तो वैसे आपका राइट टू कंट्रोल द कंपनी बोल सकते हो वो डाइल्यूट नहीं होगा। तो ये चीज़ है। फिर नेक्स्ट दोस्तों, बैंक्स से सिस्टम नॉट येट रेडी फॉर न्यू TCS रेजिम। देखिए आपको पता होगा कि TCS रेजिम अभी ट्रैवल कंपनीज के ऊपर आ रहा है, जैसे 30% 20% TCS कटने लग जाएगा LRS स्कीम के ऊपर अगर आप स्पेंडिंग करते हो, मतलब जो 7.5 लाख का जो लिमिट है, और ये आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू स्पेंडिंग करते हो। तो बैंक्स वगैरह कह रहे हैं कि भाई अभी हम तैयार नहीं है, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है अभी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। अगर आप TCS को अभी इम्प्लाई कर देते हो तो क्यों ना हम एक्सटेंड कर सकते हैं स्कीम को। मैंने आपको मंडे की न्यूज़ में, यानी कि आज की न्यूज़ जो मैं अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी, उसके न्यूज़ में भी समझाया कि ट्रैवल कंपनीज वाले लोग भी जो है वो इंडस्ट्री जो है वो गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करिए कि प्लीज़ इसे एक्सटेंड करिए। मोस्ट प्रोबेबली देखिए एक्सटेंशन आ जाएगा, पर ज़्यादा नहीं, आई थिंक 2-3 महीने का एक्सटेंशन आ जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों ECGC के बारे में है। ECGC क्या है? एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये क्या करती है, कोई भी एक्सपोर्टर अगर रहेगी तो उनको ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है कि भाई आप XYZ कंट्री में एक्सपोर्ट करो, उनका कोई फाइनेंशियल रिस्क के कारण या कोई गवर्नमेंट रिस्क के कारण अगर वो पैसा चुका नहीं पाते तो हम आपको उसका पैसा देंगे। इन्हें क्या फ़ायदा होता है, इनको ये फ़ायदा होता है कि एज अ कंट्री ये एक्सपोर्ट को बढ़ा रहे। पहला तो ये फ़ायदा होता है इन कंपनीज़ का, जैसे ECGC एज अ कंपनी ये एक इंडिया के एक्सपोर्ट को बढ़ा रहे, क्योंकि एक्सपोर्टर्स को गारंटी हो जाता है कि चलो ठीक है, अगर उनसे पैसा नहीं आया तो ECGC हमें पैसा दे देगा। ECGC क्या करती है भाई, वो अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज के थ्रू अगर कोई आता है, क्लाइंट आते हैं, तो उनको ये ब्रोकरेज भी प्रोवाइड करती है। और ऑब्वियसली क्योंकि ये इंश्योरेंस दे रहे हो तो इंश्योरेंस का अमाउंट अगर आप देते हो तो आपको पता है कि भाई प्रीमियम तो आपको पे करना पड़ेगा, तो ऐसा करके इनको फ़ायदा हो जाता है वो प्रीमियम से। तो इन शॉर्ट आप बोल सकते हो एक्सपोर्ट का गारंटी ले रही है, तो इसके कारण उन लोग इंश्योरेंस प्रीमियम चार्ज करते हैं। अब हुआ क्या है कि हाल फिलहाल में इसका एक्सटेंशन आ गया है कि भाई ये पहले क्या करती थी, 20 करोड़ तक का जो एक्सपोर्ट रहता था उसे ये फंड कर देती थी अप टू 90%। अब इसे बढ़ा के 50 करोड़ तक कर दिया गया पहले तो ये। ECGC गवर्नमेंट के इसके लिए भी फोकस में कि गवर्नमेंट का IPO का प्लानिंग है। जैसे गवर्नमेंट ने LIC एज एन इंश्योरेंस कंपनी को वो किया था, वैसे ECGC को भी गवर्नमेंट IPO के रूट के थ्रू डाइवेस्ट करना चाहती है। तो अब ECGC को गवर्नमेंट जो और थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है, तो ये सब लॉज अभी लेके आ रही है गवर्नमेंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों, इंडिया US अग्री टू एंड 6 WTO ट्रेड डिस्प्यूट इन अ विन विन डील। देखिए इंडिया और US का ना WTO में 6 पॉइंट्स में डिस्प्यूट है। क्या क्या? काउंटर वेलिंग मेजर्स ऑन सर्टन हॉट रोल्ड कार्बन स्टील फ्लैट प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया, सर्टन मेजर्स रिलेटिंग टू सोलर सेल्स एंड मॉड्यूल्स, फिर मेजर्स रिलेटिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, उसके बाद इंडियाज एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स, सर्टन मेजर्स ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स, और लास्ट कौन सा है, एडिशनल ड्यूटीज ऑन सम प्रोडक्ट्स फ्रॉम द US। तो ये 6 चीज़ों पे इंडिया और US का डिस्प्यूट है WTO में। डिस्प्यूट्स जो है अभी अपील भी हो रखे हैं अपील ट्राइब्यूनल में, जहाँ पे अभी कोई अपॉइंटमेंट है नहीं। तो इंडिया और US ने सोचा क्यों ना हम इसे बायलैटरली सॉल्व कर लिया जाए। तो अभी जब मोदी जी जब गए थे US में विजिट के लिए, तो इंडिया और US का जो है वो अभी इस चीज़ में थोड़ा नेगोशिएशन हुआ है। फिर कुछ पॉइंट्स जैसे कि GSP, FTA और IPEF के बारे में बात किया गया। GSP क्या होता है? जनरलाइज स्टेट सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। इंडिया को पहले GSP से हटा दिया गया था, अब इंडिया के इंक्लूजन के लिए बात चल रही है कि भाई इंडिया को भी इंक्लूड किया जाए। अगर इंडिया को इंक्लूड करती है तो जैसे केमिकल कंपनीज, इंजीनियरिंग कंपनीज, ये सब चीज़ से ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल जाएगा उनको। कहाँ का? US का मिल जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है? FTA मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया और US क्रैक भी करने की कोशिश करिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जहाँ पे दोनों पार्टी विन विन सिचुएशन पे रहे। लास्ट है एक चीज़ जिस पे डिस्कशन हो रही है कि भाई इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के बारे में। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क सप्लाई चेन एग्रीमेंट एंड इसके बारे में बात हो रही है। इसमें ये चीज़ बोला, कुछ कॉन्क्रीट तो नहीं बोला गया है, बस इन्होंने ये चीज़ बोला कि भाई इसको फ्रेमवर्क हम डेवलप करेंगे ताकि इंडो पैसिफिक में सप्लाई चेन जो है बना रहे। तो ये कंक्लूजन नहीं हुआ है। कंक्लूजन मैंने आपको ये चीज़ बोला, 6 पॉइंट पे कंक्लूजन हुआ है, जिसमें कुछ चीज़ों में इंडिया हारी भी है, कुछ चीज़ों में इंडिया जीती भी है। अगर मैंने जो आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला था, मैं इंडिया US के बारे में एक
थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव करके एक लेक्चर अलग से बनाऊंगा, जिसे मैं 5-10 मिनट का थोड़ा सा वैसा रहेगा वीडियो, वो जो कि सिर्फ इंडिया और यूएस का जो भी विजिट था, मतलब मोदी जी का जो विजिट था अभी यूएस में, उसके ऊपर रहेगा। नेक्स्ट इज दोस्तों G20 लेबर बॉडी अडॉप्ट्स 2 जॉइंट स्टेटमेंट्स ऑन गिग वर्कर्स वुमेन। देखिए G20 अभी इंडिया प्रिसाइड कर रहा है, तो इंडिया अब, और L20 क्या होता है, लेबर यूनियंस ऑफ 20 कंट्रीज, उसे कौन प्रिसाइड कर रहा है, भारतीय मजदूर संघ। अब क्योंकि G20 इंडिया प्रिसाइड कर रहा है, तो इसलिए L20 भारतीय मजदूर संघ प्रिसाइड कर रहा है। इन्होंने अभी 2 रेजोल्यूशन लिया है। एक तो ये कि गिग वर्कर्स का थोड़ा सा स्टेट ऑफ क्या बोलते हैं, वर्किंग कंडीशन को सुधारने के बारे में, और एक है वुमेन को थोड़ा सा फ्यूचर वर्क में इंक्लूड करने के लिए, एम्पावरिंग वुमेन इन द फ्यूचर ऑफ द वर्क। तो इस चीज़ के बारे में इन्होंने दोनों रेजोल्यूशन पास किया है। दोस्तों ये जितने भी सारे न्यूज़ है ना, इंडिया यूएस, हर रोज़ एक एक न्यूज़ जो डेवलप हो रहा है, जैसे जेट इंजन के बारे में मैंने आपको लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बारे में बताया था, उसके बारे में भी जो डील हो, सब डील मैं वापस से कवर करूँगा इस लेक्चर में, जो मैं आपको बता रहा हूँ मैं अपलोड करूँगा। तो आप उस चीज़ में वरीड मत हो अगर मैं ये न्यूज़ को अभी कवर नहीं भी कर रहा हूँ, तो एक जगह रहेगा, तो आपको अगर फ्यूचर में बाद में रेफरेंस लेना भी हो तो आप उधर से ले सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, पेरेंट्स ऑफ कोविड वैक्सीन विक्टिम्स एलिज मास डिसेप्शन। एक्चुअली 2 लड़कियां जिनकी मौत हो गई कोविड वैक्सीन के लेने से, तो उनका ये उनके पेरेंट्स का ये एलिगेशन है कि भाई कोविड वैक्सीन गवर्नमेंट के द्वारा इतना बोल दिया गया कि एकदम डिफेक्ट फ्री है, 100% रिलायबल है, 110% भी कहीं कहीं बोला गया, 110% सेफ है। इससे कारण क्या हुआ, जो वैक्सीन जब डिलीवर किया जा रहा था तो किसी ने कोई प्रिकॉशन नहीं लिया। जो स्टाफ जो वैक्सीन डिलीवर कर रहे थे वो काफ़ी अच्छे से ट्रेंड नहीं थे। डॉक्टर्स जो डिलीवर कर रहे थे उनको ये चीज़ नहीं पता था कि भाई एडवर्स रिएक्शन में क्या करना है। वो इसलिए सिर्फ क्योंकि गवर्नमेंट ने वो जो बोल दिया वैक्सीन इतना सेफ है, तो गवर्नमेंट ने बाकी को ये चीज़ जता दिया कि भाई वैक्सीन के कारण तो किसी की मौत हो ही नहीं सकती है। और फिर उनका ये कहना था कि भाई वैक्सीन को आप ज़बरदस्ती आपने फोर्स किया लोगों को लेने के लिए। आपने ये चीज़ एक बीच में एक मूवमेंट सुना होगा कि भाई इट्स माई बॉडी करके एक वो हो रहा था, यूएस वगैरह में काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा था। इनफैक्ट नोवाक जोकोविच जो वर्ल्ड के बेस्ट टेनिस प्लेयर माने जाते हैं, उन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया या एक कौन सा कप है वो छोड़ के वो आ गए थे, जस्ट बिकॉज उनके पास वैक्सीनेशन नहीं था। एंड वो हो सकता वो कप जीत भी जाते, बट उन्होंने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनके पास वैक्सीन नहीं था, और कंट्री जिसमें होस्ट हो रही थी उन्होंने उनको अलाउ नहीं किया खेलने से। तो ऐसे ही खैर वो एक अलग मुद्दा है। बट ऐसे क्या हुआ कि भाई गवर्नमेंट को, उनका ये चीज़ एलिगेशन है कि भाई गवर्नमेंट के ऊपर भी गवर्नमेंट ने लोगों के ऊपर भी प्रेशर बनाया कि भाई आप भी वैक्सीन लो। इससे कारण क्या, वो वैक्सीन लेना पड़ा, एडवर्स रिएक्शन के कारण उनके 2 बच्चों की मौत हो गई। तो उन लोग क्या कॉम्पनसेशन वगैरह डिमांड कर रहे हैं और एक्शन डिमांड कर रहे हैं। नेक्स्ट इज दोस्तों, मेटा टू एंड एक्सेस टू न्यूज़ ऑन फेसबुक इंस्टाग्राम इन कनाडा। देखिए कनाडा ने एक लॉ पास किया जिसके कारण क्या होगा कि भाई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अगर कोई न्यूज़ दिखा रहे और वो न्यूज़ अगर उनके कारण वो एड जनरेट हो रहे, तो उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा, ये प्लेटफॉर्म को उस रेवेन्यू का कुछ पार्ट किसको देना पड़ेगा, वो डिजिटल हाउसेस को पे करना पड़ेगा, मतलब न्यूज़ हाउसेस को पे करना पड़ेगा। तो अब पहले तो ये मेटा जैसे प्लेटफॉर्म ने काफ़ी अपोज किया इस चीज़ को कि नहीं भाई हम ऐसा कैसा कर सकते हैं, ये वो करके। अब क्या कर रहे हैं कि क्योंकि कनाडा ने ऑलरेडी लॉ पास कर दिया, तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं, एक्शन लेने के लिए उन लोगों ने हटा दिया अपने प्लेटफॉर्म से। अब कोई भी फेसबुक इंस्टाग्राम जैसा प्लेटफॉर्म न्यूज़ दिखाएगा ही नहीं, आपको बस बकवास देखते रहो। वैसे भी फेसबुक न्यूज़ में क्या आपको न्यूज़ देखने को मिलेगा फेसबुक इंस्टाग्राम में, बट अगर थोड़ा बहुत, मैं तो कहता हूँ 0.001% भी अगर रहता है, तो इसके कारण अब वो भी हटा दिया गया। तो इसीलिए मैं, एक और रीज़न है कि जो मैं चैनल बना रहा हूँ, हमारे जैसे चैनल को सब्सक्राइब करने का एक और रीज़न भी है कि भाई आप ये बकवास मीडियम के थ्रू, रूट्स के थ्रू आप न्यूज़ देखते क्यों हो। आपको जो न्यूज़ वगैरह है वो कई सारे, मैं तो कहूँगा कई सारे यूट्यूब में अच्छे अच्छे चैनल से अलग अलग न्यूज़पेपर कवर करते हैं। प्लीज़ आप उनको रेफ़र करिए ताकि आपके पास एक ऑथेंटिकेटेड डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन जाएगा न्यूज़पेपर के थ्रू, जिसमें कोई बायसनेस नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ न्यूज़ हाउसेस भी आजकल काफ़ी बायस तरीके से न्यूज़ दिखाते हैं, खैर वो अलग मुद्दा है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि कनाडा के लॉ में ये पास हो गया है, तो फेसबुक इंस्टाग्राम ने न्यूज़ को बैन ही कर दिया। फिर ये छोटा सा न्यूज़ है, इंडिया यूएस टू डिप्लॉय डिजिटल पेमेंट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन डेवलपिंग नेशंस। देखिए डीपीआईज जो है वो मैंने आपको बताया भी था कि ये जो वोडाफोन और रिलायंस जियो एंड एयरटेल वर्सेस वोडाफोन इंडिया का जो चल रहा था, इसमें इन लोग ने बोला था कि भाई डीपीआई एक प्रॉपर एक अलग ऑर्गेनाइजेशन को देना चाहिए। वो एक अलग न्यूज़ है, बट डीपीआई के बारे में मैंने आपको उसके बारे में बताया भी था। तो डीपीआई बेसिकली क्या है कि भाई अब इंडिया यूएस जो है
उस चीज़ को डिप्लॉय करेगी डेवलपिंग कंट्रीज़ में। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होती क्या है, देखिए दोस्तों, एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि सिर्फ डिजिटल डिजिटल एनहांसमेंट करेगा। अगर मान लीजिए कोई टेलीकॉम का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वो डीपीआई एक ऑर्गेनाइजेशन जो मतलब क्रिएट करेगा, क्रिएट एज इन जो डिजिटल पेमेंट कर रहा हूँ, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप करेगा वो उसे मेंटेन करेगा। तो इस हिसाब से इंडिया यूएस जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ में डीपीआई डिप्लॉय करना चालू करेंगे। इससे होगा क्या, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा, कंपेरेटिव मार्केट्स बनेगा, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स होगा। ठीक है, ये एक छोटा सा न्यूज़ है। अगेन मैं आपको वापस से ये चीज़ बोल रहा हूँ कि ये सारे न्यूज़ को टर्मिनोलॉजीज वाइज मैं डिस्कस करूँगा जो मैं वीडियो बनाऊँगा। तो आप देखते रहिए चैनल, वो आपको वीडियो जल्द मिलेगा। अभी तो मैं कमिट नहीं करूँ कब मिलेगा, बट आपको वीडियो में ज़रूर क्लिक करूँगा और एकदम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, ताकि आपको 10 जगह से ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं कि इंडिया यूएस में क्या हुआ, इंडिया यूएस में क्या हुआ। फिर एक है आरबीआई स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट, जो आरबीआई रिलीज़ करती है। आरबीआई ने कहा है कि इन्फ्लेशन अगर लोअर होगा तो कंज्यूमर का सेंटिमेंट्स बूस्ट होगा, कंज्यूमर का सेंटिमेंट्स बूस्ट होगा तो प्राइवेट केपेक्स बढ़ेंगे। तो एक तरीका अगर प्राइवेट केपेक्स को इकोनॉमी में बूस्ट करना है तो उससे वो क्या करना पड़ेगा, इन्फ्लेशन को लोअर करना पड़ेगा। अगेन वो इसलिए भी आरबीआई अभी पॉलिसी रेट को अनचेंज रख रही है, आरबीआई ने घटाया नहीं है। इनफैक्ट आरबीआई ने अभी भी ऐसा व्यू रखा है कि भाई इंटरेस्ट रेट हम फ्यूचर में बढ़ाएंगे। अब उस व्यू को क्या बोलते हैं, हॉकिश बोलते हैं, डॉविश बोलते हैं, मैंने इस चीज़ को कई बार समझाया। आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर आप सही आंसर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा देख के। इस लेक्चर का लास्ट न्यूज़ दोस्तों, टीसीएस सैक्स 4 एम्प्लॉइज इन्वेस्टिगेटिंग मैल प्रैक्टिस इन्वॉल्विंग स्टाफिंग फर्म्स। मैंने इस चीज़ के बारे में आज भी मंडे के लेक्चर में भी कवर किया है। टीसीएस जो है उनके उसमें काफ़ी एक मैल प्रैक्टिस पता चला है कि भाई जो एचआर कंपनीज वगैरह हैं वो एग्जीक्यूटिव्स, जो टीसीएस के टॉप एम्प्लॉयज़ की बात नहीं करो, एग्जीक्यूटिव्स को कांटेक्ट करती है और उनके थ्रू रिक्रूटमेंट कराती है बच्चों का। तो वो एचआर कंपनी भी फेमस हो जाती है कि भाई इनके थ्रू जाओ तो टीसीएस में रिक्रूटमेंट हो जाता है। एग्जीक्यूटिव्स को ऑब्वियसली अंडर द टेबल या जो भी उनका अरेंजमेंट रहता है उनके थ्रू पैसा मिल जाता है, और बच्चों का भी टीसीएस में हो जाता है। तो इस सब चीज़ से हो तो रहा है अच्छा चीज़, बट ये नेक्सस जो क्रिएट हो जा रहा है उससे क्या हो रहा है, जो सही लेवल ऑफ कंपटीशन डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो ऑब्वियसली दिस इज़ अनएथिकल, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। तो अब इससे तोड़ने के लिए ऑब्वियसली ये टीसीएस स्टेप्स लेगी जब टीसीएस को ये चीज़ पता चल चुका है, बट टीसीएस ने ये चीज़ क्लैरिफाई भी कर दिया, इसके कारण उनको फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ है। तो दैट्स इट दोस्तों। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो वीडियो पे लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइए अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन या आपको ये लेक्चर कैसे चल रहा है इन जनरल पे आप कमेंट बता सकते हैं। और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। हैव अ ग्रेट डे।